जय हिंद मित्रों, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे दैनिक जागरण में छपे लेख युवाओं की राजनीति से जोड़ने की चुनौती। संसदीय चुनावों में उतरने की आयु सीमा घटाने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में काफ़ी समय से चल रही है। यह मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से तो नहीं, लेकिन यदा कदा सतह पर आ ही जाता है। आगामी आम चुनाव से पहले यह मुद्दा फिर चर्चा में है। संसद की कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय मामलों की समिति। संसद की कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय मामलों की समिति के सुझाव से संसद की कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय मामलों की समिति के सुझाव से कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय मामलों कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय मामलों की समिति के सुझाव से इस बहस ने फिर जोर पकड़ा है। सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व वाली इस समिति ने चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष किए जाने की बात कही है। तो सुशील कुमार मोदी का जो समिति है उसका रिकमेंडेशन है कि न्यूनतम आयु चुनाव लड़ने की 25 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष किए जाने की बात कही। इससे पहले दिसंबर 2022 में जयंत चौधरी ने संसद में इस विषय पर निजी सदस्य विधेयक पेश किया था। हालांकि चुनाव आयोग ने आयु सीमा घटाने के इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई है। चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा घटाने की वकालत करने वालों का तर्क है कि इससे राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी और चूंकि भारत युवा आबादी वाला देश है तो युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना आवश्यक है। दुनिया के कई लोकतांत्रिक देश ऐसे हैं जहां 18 साल की आयु में चुनाव में उतरा जा सकता है। कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया ऐसे कुछ प्रमुख देश हैं जहां 18 साल का पड़ाव पार करते ही चुनाव लड़ने की अर्हता प्राप्त हो जाती है। तो कौन कौन सा देश है जहां पर 18 साल की उम्र पर चुनाव लड़ सकते हैं? तो कनाडा तो नॉर्थ अमेरिका में खाली कनाडा हो गया। फिर आ जाए यहाँ पर यूरोप में तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये 5 देश एग्जाम्पल के रूप में कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया 6 देश हम कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया ऐसे कुछ प्रमुख देश हैं जहां 18 साल का पड़ाव पार करते ही चुनाव लड़ने की अर्हता प्राप्त हो जाती है। वहीं अमेरिका के कुछ राज्यों ब्राज़ील और इंडोनेशिया में 21 वर्ष की आयु सीमा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु वर्ग के रूप में स्वीकार्य है। अमेरिका में 50 राज्य हैं तो उसमें से कुछ राज्य ऐसे हैं। फिर नीचे ब्राज़ील, फिर यहाँ पे इंडोनेशिया, यहाँ पे 21 साल का है सिस्टम। 18 साल का सिस्टम है 6 देश एग्जाम्पल के रूप में कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और जहाँ पे 21 साल का उम्र है वो हैं अमेरिका के कुछ राज्य, ब्राज़ील और इंडोनेशिया। यहाँ पे है 21 साल का उम्र। इसके उलट भारत में यह 25 वर्ष है, जबकि भारत उन देशों में रहा है जहाँ स्त्री और पुरुषों में कोई भेदभाव किए बिना आरंभ से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की परंपरा अपनाई गई है। इसमें स्त्री पुरुष का भेदभाव कहाँ से आ गया? खैर, भारत आज़ादी के बाद से ही संविधान के लागू होने के बाद से ही स्त्री और पुरुषों के बीच में भेदभाव किए बिना सबको सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था दी थी। फिर मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु सीमा को 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। साथ ही ड्राइविंग सरीखे कई अन्य कार्यों के लिए 18 वर्ष की आयु को मानक मान लिया गया। इसलिए चुनाव में उतरने के लिए
आयु सीमा घटाने के लिए आवाज़ उठाई जाती है। ऐसे में यह पड़ताल ज़रूरी है कि क्या इससे वाकई कुछ फ़ायदा होगा या फिर मौजूदा व्यवस्था ही बेहतर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि युवाओं को राजनीति से जोड़ना किसी भी दृष्टि से श्रेयस्कर होगा। इससे नीति निर्माण में उनकी आकांक्षाओं की सहज रूप से अभिव्यक्ति हो सकेगी। भारतीय राजनीति और चुनावों में युवाओं की भागीदारी को समझने के लिए कुछ रुझानों पर नज़र डालना बहुत उपयोगी होगा। वर्ष 2014 में करीब 9,500 तो 2019 में 10,000 उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव लड़ा है। इतने उम्मीदवार वर्ष 2014 में 9,500 तो 2019 में 10,000 उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव लड़ा। इतने उम्मीदवार थे। 9,500 2014 में, 10,000 2019 में लोकसभा के चुनाव में जो उम्मीदवार लड़े उनकी संख्या थे। इनमें से महज 5% उम्मीदवार ही 25 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के थे। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में 25 से 30 वर्ष आयु वर्ग के 32 उम्मीदवार ही ऐसे थे जिन्हें 5% से अधिक वोट मिले। तो 25 से 30 वर्ष आयु वर्ग के 32 उम्मीदवार ही ऐसे थे जिन्हें 5% से अधिक वोट मिले, यानी कि इनकी जमानत जब्त नहीं हुई। जबकि 2019 में ऐसे 26 उम्मीदवार रहे जिन्हें 5% से अधिक मत प्राप्त हुए। यदि जीत की बात करें तो 2014 में 11 और 2019 में 8 सांसद ही ऐसे जीत कर आए जिनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच थी। 2014 में 11 लोग जीत करके आए थे और 2019 में 8 सांसद जीत करके आए थे जिनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच थी। इन आंकड़ों के निहितार्थ निकाले जाएं तो यही बात सामने आती है कि एक तो 25 से 30 वर्ष की आयु वर्ग वाले बहुत ज़्यादा प्रत्याशी चुनाव में उतर भी रहे हैं तो जीत नहीं पा रहे हैं। जो चुनाव में उतरने के साथ जीत भी रहे हैं उनमें से अधिकांश राजनीतिक परिवारों से आते हैं। पिछले कुछ लोकसभा चुनावों की तस्वीर देखें तो संसद की औसत आयु 53-54 वर्ष के बीच है। पिछले कुछ लोकसभा चुनावों की तस्वीर देखें तो संसद की औसत आयु 53-54 वर्ष के बीच निकल कर आएगी। यह स्पष्ट रूप से संकेत करती है कि संसद जैसी विधायी संस्था में युवा आबादी का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है? प्रथम दृष्टया इसके सबसे बड़े दोषी तो राजनीतिक दल ही नज़र आते हैं। राजनीतिक दल युवाओं को टिकट देने से परहेज करते हैं। टिकट दिया भी जाता है तो मुख्य रूप से उन्हीं को जिनकी राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि या प्रभाव होता है। ऐसे में यदि चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा घटाई जाएगी तो इसका एक बड़ा जोखिम यह होगा कि इससे हमारी राजनीतिक प्रणाली पर वंशवादी राजनीति का प्रभुत्व और बढ़ जाएगा। स्वाभाविक है कि राजनीति से युवाओं को जोड़ने की राह चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा घटाने से होकर नहीं जाती, बल्कि इसके लिए राजनीतिक दलों को व्यापक रूप से अपना सोच रवैया बदलना होगा। यदि राजनीतिक दल वाकई राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए गंभीर हैं तो उन्हें कई स्तरों पर कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तो सरकार को युवाओं को लेकर मापदंड बदलना होगा। अभी 34-35 वर्ष की आयु वालों को भी युवा माना जाता है। राहुल गांधी भी अपने आप को युवा नेता कहते हैं अभी भी, जबकि उनकी उम्र है 52 साल। इस पैमाने को घटाना होगा।
पार्टियों को अपने सांगठनिक ढांचे में युवाओं को अधिक जगह देनी होगी। अमूमन यह देखने में आता है कि बड़े बड़े राजनीतिक दलों की युवा इकाइयों की बागडोर भी प्रौढ़ावस्था की दहलीज पर खड़े नेताओं के हाथ में होती है। राजनीतिक दलों को अपने छात्र संगठनों के लिए भी अधिकतम आयु की एक सीमा निर्धारित करनी होगी। बेहतर होगा कि उसमें 30 से अधिक आयु वालों को जगह नहीं दी जाए। राजनीतिक दलों के साथ ही सिविल सोसाइटी को यह उपाय भी करना होगा कि मतदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। मतदान के रुझान यही बताते हैं कि 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग वाले उसमें उदासीनता दिखाते हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि इस आयु वर्ग के युवा या तो पढ़ाई या फिर नौकरी के लिए सिलसिले में उस स्थान से बाहर होते हैं जहां उनका नाम मतदाता सूची में होता है। केवल मतदान के लिए वे अपने मूल स्थान नहीं जा पाते। युवाओं का राजनीति से मोह भंग यहीं से आरंभ होता है। इसलिए राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग को ऐसा कोई रास्ता निकालना होगा कि विभिन्न कारणों से अपने मूल स्थानों से बाहर रह रहे युवा बिना किसी गतिरोध के अपना मतदान कर सकें। जब युवा मतदान में सहभागी बनेंगे तो राजनीति को लेकर उनका रवैया भी गंभीर एवं संवेदनशील बनेगा। उनके भीतर नेतृत्व की नैसर्गिक भावना भी उत्पन्न होगी। पहले इस दिशा में प्रभावी उपाय किए जाएं, उसके बाद ही चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु घटाने पर विचार करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। अब हम अध्ययन करेंगे मूल अधिकार के बारे में। मूलाधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान यानी अधिकार के विधेयक से प्रभावित रहे। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो भाग 3 को कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो सर्वथा उचित है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से हैं। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक के लिए आवश्यक हैं। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, संपत्ति का अधिकार 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं। मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं? मूल अधिकारों को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है। उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक, विदेशी लोग या कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद एवं कंपनियां हों। विदेशियों को मिलने वाले मौलिक अधिकार जो हैं वो कौन कौन से हैं? विदेशियों को मिलने वाले मौलिक अधिकार, केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं, तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 23 ये 5 आर्टिकल हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। 15, 16, 19, 29, 23 केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। फिर नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त अधिकार में 14, 20, 21, 21 का 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो विदेशी है उसको भी प्राप्त है। 14, 20, 21, 21 का 22, 23 ये सब प्राप्त हैं। 15, 16, 19, 29, 30 ये खाली नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं। पहली विशेषता ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। इस तरह से व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। वे सभी सरकार के एकपक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं, हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। सरकार के एकपक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15 में जो सार्वजनिक भोजनालय, होटल, रेस्टोरेंट ये सब चीज़ें हैं जिसमें पब्लिक जो फंड है उसका यूज़ किया गया है, तो वहाँ पर राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान है। लेकिन कोई ऐसी संस्था जो निजी है, निजी भोजनालय है, निजी कुआं है, निजी कुछ भी है, तो वहाँ पर ऐसी कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। ये न्यायोचित हैं। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन होता है। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाया जाए। यह अस्थायी नहीं है। तो मूल अधिकार अस्थायी हैं? नहीं, मूल अधिकार अस्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, न कि साधारण विधेयक द्वारा। यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। शंकरी प्रसाद केस 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन विधि नहीं है, अर्थात संसद कोई अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। 1967 के गोलकनाथ मामले में न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 13 के अधीन अनुच्छेद 368 भी आता है, अतः किसी
संशोधन करके मूल अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता है। फिर 1973 में न्यायालय ने कहा कि संसद 368 का प्रयोग करते हुए किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, चाहे प्रस्तावना हो, चाहे मूल अधिकार हो, चाहे कुछ भी हो, परंतु इससे मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। फिर राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20-21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान 20-21 को छोड़ के निलंबित किया जा सकता है बाकी मूल अधिकारों को, इन्हें निलंबित। इसके अलावा अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, इन्हें सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 31 का संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा द्वारा इनके कार्यान्वयन की सीमाएं हैं। अनुच्छेद 31 ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण 9वीं सूची में शामिल किया गया है। पहला संशोधन अधिनियम 1951 के थ्रू अनुच्छेद 31 का 31 ख बनाया गया था। आर्टिकल 31 का में बातें हैं कि संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा, कि संपत्ति अधिग्रहित की जा सकती है, ये बात था। और 31 ख में बात ये है कि अगर कोई कानून जो संविधान संशोधन करके बनाया गया है अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा। एवं अनुच्छेद 31 ग कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, यानी जो 39B-39C है, उससे उसकी सुरक्षा के लिए 31 ग बनाया गया था। फिर सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। 33 में, अनुच्छेद 33 में है सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, गुप्तचर संस्थान और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 34 में क्या है? ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रभावी हों। फौजी कानून का मतलब सैनिक शासन से है जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। यह राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है। 35 इनमें से ज़्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एकरूपता बनी रहे। अनुच्छेद 35 है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में बताई गई है। मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह इसे अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 में बताया गया कि राज्य की परिभाषा क्या है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला, कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। कार्यकारी और विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद, कुल मिला के भारत की संसद और भारत सरकार। राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएँ, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार, न्यास आदि। ये अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल, भेल इत्यादि।
इस तरह राज्य को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। और क्या क्या है? भारत की संसद और सरकार, राज्य विधानमंडल और राज्य सरकार, सभी स्थानीय निकाय और कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है वो भी। मूल अधिकारों से असंगत विधियां, अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा योग्य होंगी। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालयों अनुच्छेद 226 को प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है। स्थायी विधियां संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। अस्थायी विधियां जैसे राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश। तो अस्थायी विधियां प्रत्यायोजित विधान, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कार्यपालिका विधान की प्रकृति में सांवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना। तो अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, ये सारे विधि हैं। विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा। विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा। न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है, अवैध घोषित किया जा सकता है। इस तरह अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है। इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो, तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। केवल नागरिकों के ऊपर है 15, 16, 19, 29, 30 और जो नागरिक और विदेशी सबको प्राप्त हैं वो है 14 प्राप्त हैं, 20, 21 प्राप्त हैं, 22, 23 हैं,
बाकी 24 से 29 तक हैं, 24 से 28 तक हैं, वो सारे प्राप्त हैं दोनों को। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात सांविधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित हैं। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले संदर्भ में यानी विधि के समक्ष समता में किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, पहला विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। तो विधि के समक्ष समता का 3 अर्थ है। पहले विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, दूसरा साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। तो सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार दूसरा है। तीसरा कोई व्यक्ति अमीर गरीब ऊंचा नीचा अधिकारी गैर अधिकारी विधि के ऊपर नहीं है। तो 3 बातें संदर्भित होती हैं विधि के समक्ष समता से। पहला विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति है, दूसरा सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, और तीसरा कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। और विधियों का समान संरक्षण में 3 बातें निहित हैं। विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता, और समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम हैं, बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इस तरह पहला नकारात्मक संदर्भ है। विधि के समक्ष समता पहला नकारात्मक संदर्भ है, जबकि दूसरा सकारात्मक। हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की समानता है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जहां समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो, अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। यद्यपि अनुच्छेद 14 श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है। यह विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देनों के तर्क संगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है, लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य, बनावटी नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेकपूर्ण, सशक्त और पृथक होना चाहिए। विधि का शासन। ब्रिटिश न्यायवादी ए वी डाइसी का मानना है कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। ब्रिटिश न्यायवादी ए वी डाइसी का मानना है कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। इस संबंध में उन्होंने निम्न 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की। पहला, इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता। दूसरा, विधि के समक्ष समता अत्यावश्यक है। कोई व्यक्ति अमीर गरीब ऊंचा नीचा अधिकारी गैर अधिकारी कानून के ऊपर नहीं है। विधि के समक्ष समानता के संबंध में डाइसी महसूस करते हैं कि कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति चाहे वह किसी श्रेणी या स्थिति का हो, उसे भी साधारण कानून के तहत उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कोई भी अधिकारी प्रधानमंत्री से लेकर कांस्टेबल तक या एक कर संग्राहक तक कानून के समक्ष सभी समान नागरिक हैं, ऐसा कहना था ए वी डाइसी का। और जैसे वो वैयक्तिक अधिकारों की प्रमुखता, अर्थात संविधान वैयक्तिक अधिकारों का परिणाम है, जैसा कि न्यायालयों द्वारा उसे परिभाषित और लागू किया जाता है, न कि संविधान वैयक्तिक अधिकारों का स्रोत है। फिर से तीनों चीज़ें, एक तो विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जाएगा, पहला ये। विधि के समक्ष समता अत्यावश्यक है। तीसरा,
वैयक्तिक अधिकारों की प्रमुखता अर्थात संविधान वैयक्तिक अधिकारों का परिणाम है, जैसा कि न्यायालयों द्वारा उसे परिभाषित और लागू किया जाता है, न कि संविधान वैयक्तिक अधिकारों का स्रोत। तो उनका कहना था कि संविधान वैयक्तिक अधिकारों का स्रोत नहीं है, बल्कि वैयक्तिक अधिकारों का परिणाम है संविधान। पहले एवं दूसरे कारक ही, यानी कि विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जाएगा और विधि के समक्ष समानता है, तो ये दोनों कारक ही भारतीय व्यवस्था में लागू हो सकते हैं, तीसरा नहीं। यानी कि संविधान वैयक्तिक अधिकारों का परिणाम नहीं, मतलब ए बी डायसी कहना था कि संविधान वैयक्तिक अधिकारों का परिणाम है, न कि स्रोत। तो ये भारत के संदर्भ में ये चीज़ लागू नहीं होता, बल्कि बाकी दोनों चीज़ें, विधि के उल्लंघन के सिवाय दंड नहीं दिया जाएगा, और दूसरा सभी विधि के समक्ष समान हैं, ये दोनों भारतीय संदर्भ में लागू होती हैं। पहले एवं दूसरे कारक ही भारतीय व्यवस्था में लागू हो सकते हैं, तीसरा नहीं। भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। तो भारत में, भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। अगर ये स्टेटमेंट आया कि भारत में वैयक्तिक अधिकारों का परिणाम संविधान है, तो गलत। अगर ये आए कि भारत में संविधान वैयक्तिक अधिकारों का स्रोत है, तो ठीक बात है। तो भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है, न कि परिणाम। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए इसी किसी भी तरह यहाँ तक कि संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अब इस समता के अपवाद क्या हैं? इस समता के 7 अपवाद हैं। विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं है तथा इसके लिए कई संवैधानिक निषेध एवं अन्य अपवाद हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है। भारत अनुच्छेद 361 का 105, 194 और अनुच्छेद 31 का कुछ प्रावधान है और 2 और अन्य चीज़ें हैं। तो समता के अपवाद, विधि के समक्ष समानता का जो अपवाद है वो 7 हैं। पहला अनुच्छेद 361, फिर 361 का 105, 194 ऐसे, फिर 31 से संबंधित। भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से लिए किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। हाँ, यदि इस प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें इसकी सूचना देने के 2 माह बाद ही ऐसा किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 361 में 4 बातें। राष्ट्रपति राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान जो निर्णय लेते हैं उसके लिए जवाबदेह न्यायालय में नहीं होंगे, और राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी। फिर
कारावास, गिरफ्तारी, ये सब नहीं हो सकेगा। किसी प्रकार का व्यक्तिगत सामर्थ्य से लिए गए दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन 2 माह का नोटिस देकर के चलाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 361 में अपवाद है, राष्ट्रपति राज्यपाल को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर 361 का, कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में या रेडियो या टेलीविजन में करता है, तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी का मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता, लेकिन यह सत्य कार्यवाही पर आधारित होना चाहिए। ये 361 का जो मीडिया हाउस है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा 105, संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। 105 है। अनुच्छेद 194 सेम चीज़ राज्य विधानमंडल के बारे में है। राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो 105 का समकक्ष 194। अनुच्छेद 31 ग, अनुच्छेद 14 का अपवाद है, यानी कि अगर संसद राज्य के नीति निदेशक तत्व में जो अनुच्छेद 39B और 39C है उसके पक्ष में कोई विधि बनाती है, तो वो अनुच्छेद 14 का अपवाद है। यानी कि अगर कोई मूल अधिकार का उल्लंघन होता है इसलिए कि संसद ने अनुच्छेद 39B और C को लागू करने वाली कोई विधि बना दी थी, तो वो अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसके अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है जिसमें अनुच्छेद 39 की उपधारा ख या उपधारा ग का समावेश है, तो उसे आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जहां अनुच्छेद 31 ग आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। छठा, विदेशी संप्रभु, राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। ये हो गया अनुच्छेद 14। फिर अनुच्छेद 15, कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। इसमें 2 कठोर शब्दों की व्यवस्था है, विभेद और केवल। विभेद का अभिप्राय किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना है। केवल शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या उनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्वों, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यह एक टेक्निकल बात है कि यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है।
जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन है। पहले प्रावधान मीन्स कि दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश से अगर कोई रोकता है तो राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध, इन्हें राज्य नहीं रोक सकता। किसी दुकान में जाने से, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर जाने से राज्य केवल इसलिए रोक दे कि वो किसी विशेष जाति, धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान या लिंग से है, तो ऐसा राज्य नहीं कर सकता। फिर पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्वों, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होंगे। यह प्रावधान व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध हैं। यानी जहाँ पे सरकार का पैसा लगा हुआ है तो वहाँ पर सरकार तो नहीं रोक सकते इन 5 आधारों पर, और कोई व्यक्ति भी नहीं रोक सकता। विभेद से प्रतिषेध के इस सामान्य नियम के निम्न 3 अपवाद हैं। 3 अपवाद हैं इसके। राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल है। तो महिला के लिए क्या किया गया सरकार ने? स्थानीय निकायों में आरक्षण दे दिया, और बच्चों के लिए भी जो शिक्षा का अधिकार है 31 अनुच्छेद 21 का, उसको ला दिया। और मौलिक कर्तव्य में जो 11वां कर्तव्य है उसको जोड़ दिया। दूसरा, राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। इस व्यवस्था को पहले संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। पहले संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया क्या कि राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। उदाहरण के लिए विधानमंडल में सीटों का आरक्षण या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क से छूट शामिल हैं। तीसरा, राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। ये शैक्षणिक संस्थान राज्य से अनुदान प्राप्त, निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। सरकार को कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। पुनः सरकार ऐसे कार्यों के लिए शिक्षण संस्थानों, चाहे वे सरकारी हों, निजी हों, सहायता प्राप्त हों या ना हों, में नामांकन हेतु 10% सीटें आरक्षित कर सकती है। तो कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। पुनः सरकार ऐसे कार्यों के लिए शिक्षण संस्थानों, चाहे सरकारी हो, निजी हो, सहायता प्राप्त हो या ना हो, में नामांकन हेतु 10% सीटें आरक्षित कर सकती हैं। किसके लिए? कमजोर वर्गों के लिए। अपवाद इसका है अल्पसंख्यक संस्थान, यानी अल्पसंख्यक संस्थान में वो ये आरक्षण वगैरह सब नहीं कर सकते, लेकिन बाकी संस्थान चाहे निजी हों, सार्वजनिक हों, वहाँ पे 10% सीटें आरक्षित कर सकती हैं कमज़ोर वर्गों के लिए। यह 10% का आरक्षण पहले से जारी आरक्षण के अतिरिक्त है।
इस उद्देश्य के लिए सरकार ऐसे कमज़ोर वर्गों की पहचान समय समय पर अधिसूचित करती रहेगी और इसका आधार परिवार की आय तथा आर्थिक प्रतिकूलताओं की अन्य संकेतक होंगे। अनुच्छेद 15 में जो है 6 तक है। अनुच्छेद 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6). 15(1) है, राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर निम्नलिखित के संबंध में किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं किया जाएगा। 2 बातें हैं। दुकान, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच पर कोई रोक नहीं सकता और ये व्यवस्था जो है वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है नागरिकों को। दीवारों, टैंकों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक रिसोर्ट के स्थानों का उपयोग पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य निधि से बनाए रखा जाता है या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित होता है, तो यहाँ पर राज्य और जनता दोनों के खिलाफ नागरिक को अधिकार प्राप्त है। 15(3) में राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने के निवारित नहीं करेगा, जैसे कि स्थानीय निकायों में आरक्षण की व्यवस्था, बच्चों के पढ़ाई के लिए अनुच्छेद 21 की व्यवस्था जो शिक्षा का अधिकार की व्यवस्था करता है। 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। 15(4) राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से निवारित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था, यानी 15(4) जोड़ा गया था प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। 15(5) राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए उनके शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोका गया है। इसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर निजी शैक्षिक प्रेरणाएं भी शामिल हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या गैर सहायता प्राप्त हों। यह प्रावधान 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया। 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 15(5) को। 15(6) राज्य को निम्नलिखित बनाने से नहीं रोका गया है, किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान, निजी शिक्षण संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ऐसे वर्गों के 10% तक सीटों के आरक्षण का प्रावधान, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या गैर सहायता प्राप्त हो, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर। यह प्रावधान 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया है। फिर शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए आरक्षण। शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए आरक्षण तो संविधान के 93वें संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया। क्या? शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, ओबीसी के लिए आरक्षण जो है किसमें? शिक्षण संस्थानों में ओबीसी का आरक्षण, इसको 93वें संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया है। इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया है, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के छात्र में 27% सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान भी शामिल हैं। अप्रैल 2008 में
उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियमों की वैधता पर मुहर लगा दी है, लेकिन न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया है कि वह इसमें क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन करे। क्रीमी लेयर क्या होता है? तो पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं, जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये तबके हैं कितने? 7। संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति जो हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इन लोगों को क्रीमी लेयर माना जाए अगर पिछड़े वर्ग से हैं तब भी। वर्ग ए या ग्रुप ए तथा ग्रुप बी की सेवा के क्लास सेकंड अधिकारी जो कि केंद्रीय या राज्य सेवाओं से हैं, इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालयों आदि में पदस्थ समकक्ष अधिकारी आदि। यह नियम निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है। तो पहला है संवैधानिक पद, दूसरा है ग्रुप ए ग्रुप बी की जॉब, फिर तीसरा सेना में कर्नल या उसके ऊपर के रैंक का अधिकारी, सेना में कर्नल या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी, या नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बलों में समान रैंक का अधिकारी। डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि प्रकार के पेशेवर। डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि प्रकार के पेशेवर। व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में लगे व्यक्ति। शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है तथा जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक की कृषि भूमि या रिक्त भूमि रखने वाले हैं, उनको भी क्रीमी लेयर में माना जाए। जिन लोगों की सालाना आय 4.5 लाख रुपए से अधिक है या जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है। 1993 में जबकि मालाईदार परत क्रीमी लेयर की हदबंदी लागू की गई, यह 1 लाख थी। बाद में 2004 में इसे बढ़ाकर 2.5 लाख तथा 2008 में 4.5 लाख एवं 2013 में 6 लाख रुपए किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। रिजर्वेशन फॉर EWS इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। EWS आरक्षण। उपरोक्त अपवाद डी को 103वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया था। इस प्रावधान को प्रभावकारी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण संबंधी आदेश जारी किया। इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों से के उन व्यक्तियों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पहले से जारी आरक्षण की व्यवस्था से आवृत नहीं हैं, उन सबको मिलेगा। चाहे सवर्ण हो, जनरल कैटेगरी वाले, या फिर कोई जनजाति हो जो अनुसूचित जनजाति नहीं है, या कोई जाति हो जो अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़े वर्ग की जाति में नहीं आते हैं, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। यानी SC, ST, OBC इसको छोड़ करके बाकी सभी का लाभ मिलेगा इसका। तो इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के उन व्यक्तियों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पहले से जारी आरक्षण की व्यवस्था से आवृत नहीं है। इसके लिए निम्नलिखित अर्हता निर्धारित की गई है। जिन व्यक्तियों की पारिवारिक वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हित किए जाएंगे और आरक्षण का लाभ उठाएंगे। आय के अंतर्गत सभी स्रोतों से आय सम्मिलित की जाएगी। वेतन, खेती, व्यवसाय, व्यापार आदि और आवेदन करने के वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की आय को ही आधार बनाया जाएगा। वैसे व्यक्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से बाहर रखा जाएगा जिनके परिवार निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की परिसंपत्ति का स्वामित्व रखते हों: 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि, 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक बड़ा आवासीय फ्लैट, अधिसूचित नगरपालिकाओं के अंतर्गत 100 गज या अधिक बड़ा आवासीय भूखंड प्लॉट, अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर 200 गज या अधिक बड़ा आवासीय भूखंड। आर्थिक रूप से कमजोर एक कोटि दर्जा का निर्धारण करते समय परिवार द्वारा विभिन्न नगरों और स्थानों पर धारित संपत्ति को एक साथ जोड़कर किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए परिवार के अंतर्गत लाभार्थी के माता पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के अंतर्गत भाई बहन, उसका या की पति पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल माने जाएंगे। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। धन्यवाद। जय भारत।